आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के तहत कक्षा 10वीं के गणित विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र को सोल्व करेंगे। यह वीडियो आपके लिए 2 महीनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो। एक तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को किस तरह से सोल्व करना था गणित विषय के, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, आपकी बोर्ड परीक्षा अभी मार्च के महीने में आने वाली है, तो मार्च के महीने में जो परीक्षा होनी है चाहे किसी भी विषय की है, तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अच्छे से अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि 10 से 15% या 20% जो अंक होते हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर जो परीक्षा होती है उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा वाले ही रिपीट हो जाते हैं। उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो पूरा सोल्व करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ये भी ध्यान रखनी है कि प्रश्न पत्र को सोल्व किस तरह से किया जाता है। तो मैं आपको बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम को आधार मानते हुए इस प्रश्न पत्र को सोल्व करवाऊंगा। आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र सोल्व करना है तो टाइम तो लगेगा वीडियो को देखने में, लेकिन आपको इस वीडियो को टुकड़ों में देख लेना चाहिए। जितना आपके पास समय उपलब्ध है उस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरा वीडियो कवर जरूर करना है। वीडियो अच्छी लग जाए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गणित विषय से रिलेटेड पिछले साल भी मैंने उपलब्ध करवाए थे और इस साल के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी मैं लगातार आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। गणित विषय की चैप्टर वाइज क्विज प्रतियोगिता भी मेरे द्वारा स्टार्ट करी गई है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके लिंक वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, जो चैप्टर वाइज प्रश्नावली है उनके सोल्यूशन से संबंधित या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ फाइल, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीडीएफ फाइल, वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न पत्र का जो पहला खंड था उसमें पहला प्रश्न था वस्तुनिष्ठ प्रकार का, ऐ बै सैदे का प्रश्न था ये, और इसमें सभी प्रश्न एक एक अंक वाले थे। जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया है हमसे, 12, 15 और 21 का एलसीएम है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक ऑप्शन को हमने टिक करना था। तो पहले हम देखते हैं कि इसका कौन से वाला ऑप्शन सही है। और आप सभी को पता ही होगा एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमें उस संख्या के पहले गुणनखंड करने हैं। 12 के, 15 के और 21 के, तीनों संख्याओं के हमें गुणनखंड करने हैं। तो 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5 और 21 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 7। ठीक है, अब हमें इन तीनों संख्याओं का निकालना है एलसीएम, लेस है। ठीक है, तो तीनों संख्याएं हैं 12, 15 और 21, तीनों का निकालना है लेस है। तो लेस है और मैस है में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता दूं, अगर नहीं क्लियर है तो सबसे पहले जो सबसे छोटा गुणनखंड है, जैसे 2 दिया हुआ है तो 2 मैक्सिमम नंबर लिखना है। मैक्सिमम कितनी बार आया है, इसमें 2 बार है, बाकियों में तो कहीं नहीं है। 2 को मैक्सिमम यानी अधिकतम बार लिखना है, 2 बार लिख दिया। 2 से बड़ा गुणनखंड 3 है, तीनों में एक एक बार है, तो 3 को एक ही बार लिख सकते हैं, तीनों में ही बराबर बराबर बार आया है। 5 को देखिए, 5 अगला गुणनखंड है, इसमें एक बार है, बाकियों में कहीं नहीं है, तो 5 एक ही बार लिखा जाएगा। और 7 भी तीनों संख्याओं को देखेंगे तो एक ही बार आया हुआ है। ओके, अब इनका कर दीजिए गुणा और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। 2 का गुणा इस 5 से करते हैं तो 2 5 10 होता है। हमने 5 से पहले ही कर लिया गुणा ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 2 5 10, 10 का 2 से गुणा किया 10 दूनी 20, 20 का 3 से गुणा किया 20 3 60, तो इस 5 का पहले ही हो गया। 60 का 7 से गुणा करना है, 60 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 7 42 और 60 की जीरो इसके साथ लग गई, 420 इसका आंसर आ रहा है। और ऑप्शन में 420 ब ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। शून्यक पूछे हैं, 4 ऑप्शन हमें इसमें भी दिए हुए हैं। तो बच्चों 2 मेथड है इस सवाल को करने के। पहला मेथड तो है कि आप इस बहुपद के शून्यक की ज्ञात कर लीजिए। इसके क्या ज्ञात कर लीजिए, शून्यक ज्ञात कर लीजिए गुणनखंडन विधि का उपयोग करते हुए। वो थोड़ा लंबा मेथड हो सकता है लेकिन उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, क्योंकि इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं तो इन ऑप्शन की हेल्प से भी हम इस सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं।
पहले देखो हमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मैं सेकंड वाला मेथड करवा रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी के मान लिख लो। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी क्या होता है एक्स का गुणांक -2 और सी होता है अचर पद -8। ओके, ये हमारे पास इनके गुणांक दिए हुए हैं। अब इसके बाद आप देखिए एबीसी के मान निकालने के बाद किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसके हमारे पास फार्मूले हैं। शून्यकों का योग तो होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो हम इस बहुपद के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ से लिख लेंगे कैलकुलेट करके। देखो -b, तो b का मान हमें माइनस में दिया हुआ है, एक माइनस पहले फॉर्मूले वाला लग गया, और बटा में a का मान 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा 2। और c/a, c का मान -8 है और बटा में इसके a का मान 1 है, तो ये आंसर आ गया -8। हमने शून्यकों का योग निकाला, वो तो आया 2 और शून्यकों का गुणनफल आया है -8। अब इन चार ऑप्शन में ये सारे शून्य की तो दिए हुए हैं ना, तो इनमें से देखो किन का योग 2 आ रहा है और गुणा -8 आ रहा है। इन दोनों का योग करोगे तो -2 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। योग 2 आना चाहिए प्लस का और गुणा -8 आना चाहिए, तो ये आंसर हमारा नहीं है। इसमें आओ, 4 का -2 से योग करेंगे तो 4 - 2 2 आएगा, योग 2 आ गया, और गुणा 4 - 2 दोनों का गुणा करेंगे तो -8 आएंगे। ये ब ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है इस पे। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। -2 का -2 से योग करेंगे -4 आएगा, योग नहीं आ रहा सही, तो गुणा देखने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों का देखो गुणा करेंगे या योग करेंगे तो -8 आएगा, गुणा करेंगे तो 16 आएगा प्लस का, तो दोनों ही चीज़ें नहीं बैठ रही सही। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये ब ऑप्शन है जो हमारा सही बैठ रहा है, ब ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म x + y = 4 तथा x - y = 2 का हल है। इसका हल बताना है। इसका हल बताना है तो हमारे पास दो समीकरणें हैं। पहली समीकरण है x + y = 4 और दूसरी समीकरण है x - y = 2। तो पहला ऑप्शन देखो, इसमें x का मान 3 है, y का मान 1 है, तो ये वैल्यू रख के देखते हैं। 3 + 1 = 4, 3 + 1 4 ही होते हैं, इधर बराबर में भी 4 है, तो ये सही बैठ गया हमारा आंसर। दूसरी तरफ x का मान 3, y का मान 1 रखेंगे तो 3 - 1 2 होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, 3 + 1 4 और बराबर में भी 4 है, 3 - 1 2 बराबर में भी 2 है। ये वाला आंसर हमारा सही बैठा दोनों समीकरणों में। बाकियों को भी अगर देखा जाए तो देखो 1 और 3, अगर यहाँ 1 + 3 कर दें, 1 + 3 ये 4 होता है, ये सही हो गया। लेकिन यहाँ करेंगे x का मान 1 है, माइनस में 3 करेंगे तो ये -2 आएगा, तो ये आंसर हमारा सही नहीं है। ऐसे ही बाकी ऑप्शन को भी अगर आप चेक करोगे ना तो एक ही ऑप्शन सही बैठेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही आंसर सही होता है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो हम इस तरह से ऑप्शन में से x और y के मान रख रख के भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद चौथा पार्ट इसका, द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0 के मूल होंगे। इसके मूल पूछ लिए हमसे, तो 4 ऑप्शन है कि ये मूल कैसे होंगे, धनात्मक तथा ऋणात्मक होंगे, यानी कि एक मूल धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। दोनों धनात्मक होंगे यानी दोनों प्लस के होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे यानी दोनों माइनस के होंगे, और कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो अगर तो ये तीनों ऑप्शन होते तब तो हम केवल चिन्ह की जांच करते, लेकिन अगर ये चौथा ऑप्शन कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये भी दिया हुआ विकल्प में, तो हो सकता है ये वाला आंसर हो जाए। तो सबसे पहले इसी को चेक करना होता है कि या तो मूल वास्तविक होंगे या मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो मूल वास्तविक होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूल काल्पनिक होंगे। इसकी जांच करनी है, और इसकी जांच कैसे की जाती है, हल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण है, द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0, इसे लिखेंगे। फिर यहाँ से हम समीकरणों के जो चरों के जो गुणांक है उनको लिखेंगे। इनके गुणांकों को लिखा जाता है a, b और c से। a का जो मान होगा x² का गुणांक होगा 2, b का मान होगा x का गुणांक 1 और c होता है अचर पद।
अब देखो विविक्तिकर हमने ज्ञात करना है, और विविक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को विविक्तिकर बोलते हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 4। इसे सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 1 माइनस 32 होता है माइनस का 31। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है, ऋणात्मक आ गया, तो मूलों का अस्तित्व इसमें नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर तो ये माइनस में आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, प्लस में आता है तो फिर हमारे पास इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। पहले तो आप माइनस वाला देखिए, मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो द होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब देखो, अब अपने बात करते हैं, अगर यहाँ पर c का मान माइनस में आ जाता, ये यहाँ माइनस में होता, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाता, 2 बार माइनस का गुणा करने पे प्लस की वैल्यू आ जाती है, 1 प्लस 32 33 हो जाता प्लस का, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो गया। तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता, फिर इन तीनों में से एक आंसर होता सही, ये वाला आंसर तो रॉन्ग हो जाता, बाकियों में से कोई एक सही होता। तब आपको क्या करना है, आप ये जो ए का, बी का और सी का जो वैल्यू निकाल रहे हो ना, इसमें आपने क्या करना है, ए और सी का कर देना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करोगे तो दो ही ऑप्शन है, या तो आंसर प्लस का आएगा या आएगा माइनस का। ए का और सी का जब गुणा करते हैं तो दो ऑप्शन आएंगे, अगर प्लस का और माइनस का ऑप्शन दो हैं, उनमें से अगर प्लस का उत्तर आता है, अगर तो प्लस का आता है तब आपने क्या करना है, माइनस का आता है तब क्या करना है। तो याद रखना, अगर आंसर माइनस का आ जाता है, अगर आंसर माइनस का आ जाता है तो जो मूल आएंगे ना, दोनों मूल, वो एक तो मूल होगा प्लस का और दूसरा होगा माइनस का। कब, जब यहां माइनस होगा तब। और अगर यहां प्लस है, ए और सी का गुणा करने पर प्लस का आंसर आ गया, तब क्या होगा, हमारे ऑप्शन में से आपको बी का चिन्ह देखना है। अगर बी, इस स्थिति में क्या होगा, अगर बी माइनस का है, बी माइनस का है तो आंसर के जो दोनों मूल होंगे वो प्लस प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बी प्लस का है तो मूल क्या हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के। बी के निशान का उल्टा निशान लेना है, कब, जब ए और सी का गुणा करने पे प्लस की वैल्यू आती है, ठीक है। इस तरह से आपने ये ध्यान करना है इस आंसर को। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं इसका पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एपी 3,7,10, डैश 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 का 10वां पद है। तो ये तो इजीली आप बता सकते हो, 10वां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे पहले एपी का जो ए है वो 3 है, और डी कितना है, डी का मान है, दूसरा पद 7 में से पहला पद 3 घटाएंगे तो डी का मान 4 है। ए तो आया है 3 और डी आया है 4। 10वें पद का फार्मूला होता है ए प्लस 9 डी। ये किसका फार्मूला है, 10वें पद का, A10। 10वां पद ज्ञात करना है तो ए का मान 3 प्लस 9 गुणा डी का मान 4, 3 प्लस 9 और 4 का गुणा 9 चौके 36, तो 3 और 36 39। इसका आंसर आ जाएगा 39, जो ऑप्शन नंबर 6 में दिया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका छठा, दिए गए त्रिभुजों में कौन सी भुजाएं लंबवत है। लंबवत भुजाएं कौन सी होती है, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं को कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं लंबवत होती है। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं लंबवत होती है। ओके, ये लाइन वैसे लिखने की नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ नोट कर दी है। अगर आप पीडीएफ फाइल देखोगे तो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं को लंबवत भुजाएं कहते हैं। एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण कौन सी दो भुजाएं बना रही है, डायग्राम को अगर आप देखो, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री को कोण बनाने वाली भुजा एक तो BC है, दूसरी AC है। तो AC और BC, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ACBC। ये ब ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ब ऑप्शन पे टिक करना था इसमें, ठीक है। आगे इसके बाद 7वां पार्ट इसका, दो बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु A 2,4 और B बिंदु है -2, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई होगा इसमें।
मध्य बिंदु सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब इसमें आप मान रखो, देखो x1 होता है, ये x1 है, ये y1 है, तो x1 का मान 2 प्लस ये है x2 कितना है माइनस का 2 और बटा में इसके 2, कोमा y1 का मान है 4, y2 का मान है -4, 4 प्लस -4 बटा में 2। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, 2 प्लस -2 जीरो आ जाएगा, ये 0 बटा 2 जीरो ही होता है, 4 प्लस -4 ये भी जीरो हो जाएगा, 0 बटा 2 जीरो। ऑप्शन आ गया इसका कौन से वाला सही, स ऑप्शन, 0,0 हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान ही पूछा है डायरेक्ट हमसे, और ये आप डायरेक्टली बता सकते हो अगर आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों पर मान अगर आपको याद है तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ब ऑप्शन एकदम से इसका सही हो गया। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका 8वें क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमने इसमें अप्लाई करना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इसमें मान रख दीजिए, पाई का मान, अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंटों में आंसर है तो पाई का 3.14 ये वाला मान हम यूज़ करेंगे, और त्रिज्या कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार 5 लिखेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो बटा में लग जाएगा 100, और अब हम इसे 5 के टेबल से काटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ आ जाएगा 20 पाँजे 100, फिर 5 के पहाड़े से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 4 पाँजे 20, ये बन गया 314/4, तो 4 के पहाड़े से ये फिर कटेगा, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 314 का हाफ कर देंगे 157, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 157/2 होगा। 157/2 को सोल्व करेंगे तो 78.5 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा, 178.5 वर्ग सेमी। तो ऑप्शन ब इसका एकदम से राइट स ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, 10वां पार्ट है पहले क्वेश्चन का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बच्चों उसका व्यास होती है, ठीक है, तो इसका ब ऑप्शन हो गया, पढ़कर ही आंसर आ जाना था इसका। तो 11वां पार्ट इसका है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, पीछे देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन हमने किया था। ये हमने 11वां क्वेश्चन पहले कर लिया, 9वां क्वेश्चन हमारा इसमें अभी छूट गया है। इसका मतलब ये है कि हमने 9वां क्वेश्चन की जगह पर 11वां क्वेश्चन यहाँ दिखा दिया, कोई बात नहीं है, अपने आगे कर लेते हैं इसका 9वां जो क्वेश्चन है उसे। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। मीनार की लंबाई और ऊंचाई दोनों अगर बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए आप डायग्राम को देखो, पहले तो क्या है कि हमारे पास अगर ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो ये तो है मीनार की ऊंचाई और ये है सूर्य छाया की लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर कोण बन रहा है और ये क्या है इसका लंब और ये है आधार। लंब और आधार tan थीटा को बताते हैं, और लंब बटा आधार tan थीटा होता है, तो tan थीटा का मान दोनों बराबर होने पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, tan थीटा 1 हो जाएगा। और ये कब होता है 1, जब tan 45 डिग्री का होता है, यानी थीटा का मान, कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब हमारा 10वां क्वेश्चन भी हो गया है, 11वां भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे 12वां क्वेश्चन करेंगे इसका। 11वां क्वेश्चन हमने पहले कर ही लिया है, अब इसका 12वां क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
4 पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला पूछा है, केवल हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर है, ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे फिर से एक फॉर्मूला है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ए ऑप्शन इसका भी एक राइट आंसर है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में। अब 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है इन आंकड़ों का माध्य है। इन आंकड़ों का माध्य है, तो माध्य ज्ञात करना था इनका। माध्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है? माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। क्योंकि ये व्यक्तिगत आंकड़े है तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आंकड़े हैं हमारे पास 4 + 10 + 5 + 9 + 12। ये है आंकड़े, और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। जोड़ करेंगे जब हम इनका 4 10 14, 14 5 19, 19 और 9 28, 28 और 12 40। 40 इनका योग आया है और बटा में 5 है, तो 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 उत्तर आएगा। 8 उत्तर आएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ओके, अब इसके बाद 15वां पार्ट। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता है। रानी के आने की प्रायिकता बतानी है। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो कुल परिणाम भी कितने हुए? कुल परिणाम कितने हैं? 52। कुल परिणाम बराबर 52। पूछा क्या है? रानी आने की प्रायिकता। तो रानी यानी कि बेगम, रानी के अनुकूल परिणाम पूछने हैं हमें। रानी के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? एक ताश की 52 पत्तों की गड्डी में 4 रानियां होती है, तो अनुकूल परिणाम 4। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 बटा कुल परिणाम 52। 4/52 ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, तो हम इस 4/52 को आगे काटेंगे। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2/26 आएगा। 2 के पहाड़े से और काटेंगे आगे तो 1/13 आ जाएगा। 1/13 इसका फाइनल आंसर है, जो बे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमने इस तरह से निकाल लेना है। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन 1 से 15 तक के एबेसेदा वाले क्वेश्चन। अब आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदि समीकरण प्रणाली x + 2y = 4 तथा 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं हो, तब k का मान क्या होगा? k का मान बताना है। तो हल क्या होगा इसका? देखो, सबसे पहले हमें जो 2 समीकरणें दे रखी है उनका कोई हल न होने की शर्त क्या होती है? कोई हल न होने की शर्त, होने की शर्त या होने का प्रतिबंध। क्या होता है इसका प्रतिबंध? a1/a2 बराबर होता है b1/b2। रेखाएं समांतर होती है तब ये स्थिति लगती है। तो ये स्थिति इस पर अप्लाई करेंगे। a1/a2 x के गुणांक 1, x का गुणांक 2, 1/2 बराबर होगा y का गुणांक 2 और y का गुणांक k। b1 का मान 2 और b2 का मान k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का 1 से गुणा k और 2 का 2 से गुणा 4। k का आंसर आ गया 4। तो यहाँ पर 4 फिल करना था। ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। समान त्रिज्या वाले वृत्त तो होते हैं सर्वांग सम। इसने पूछा है सभी वृत्त, सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं। त्रिज्या जब बराबर हो जाएगी तो वृत्त सर्वांग सम हो जाएंगे। एक स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा हमेशा एक वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। अब इसका थर्ड है, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ये त्रिज्या वाले जो फार्मूले, त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है और क्षेत्रफल पूछा है, तो ये इजीली हम बता सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 × 7। 2 बार आर का स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया। एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचेंगे? ओनली यहाँ पर एक 22 बच गया और एक बच गया 7। तो इन दोनों का कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। 22 × 7
कितना होता है 22 इंटू 7 होता है 154, 154 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी। तो यहाँ फिल कर देते हैं 154 वर्ग सेमी, ये इसका आंसर होना था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 5वां रिक्त स्थान हमसे पूछा गया है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पांचों क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिए। अब छठा क्वेश्चन पूछा है, पी ए का मान 1/2 है, तब पी ए बार कितना होगा। पी ए का मान तो 1/2 है, तो पी ए बार पूछा है, तो इसको सोल्व करके भी बता सकते हैं और डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं। एक फार्मूला है कि पी ए प्लस पी ए बार दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। पी ए यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, पी ए बार यानी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। इन दोनों को हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी घटना की प्रायिकता और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता। ये पूरक घटना होती है, ऊपर बार लग जाता है। तो अब पी ए का मान तो हमें 1/2 दे रखा है और पी ए बार का मान हमने ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करेंगे पक्षांतरण करके। पी ए बार बराबर 1 माइनस 1/2। 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा ना, तो डायरेक्ट लिख दो 1/2। तो इसका आंसर भी कितना आया, 1/2 आ जाएगा। ये 6 क्वेश्चन थे फिलअप वाले। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है अति लघुतरात्मक टाइप का, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। और इसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF पूछा है। क्या पूछा गया है, 26 और 91 का HCF। तो हमें 26 के और 91 के दोनों के क्या ज्ञात करने होंगे, गुणनखंड। 26 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड होते हैं 7 गुणा 13। ठीक है, हमें HCF निकालना है 26 का और 91 का, 26,91। तो सबसे कॉमन चीज़ इसमें देखो, जो HCF में कॉमन देखा जाता है, कॉमन इसमें 2 इधर है बाकियों में नहीं है, 7 यहाँ है बाकियों में नहीं है, केवल 13 ही कॉमन आ रहा है, तो 13 इसका आंसर होगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन भी इतना ही था 1 नंबर में। आगे पूछा है द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात करो। ये शून्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम शून्य कैसे ज्ञात करते होते हैं। px की वैल्यू हमें दे रखी है x² + 5x + 6, ये हमें बहुपद दिया हुआ है द्विघात। तो इसका शून्य ज्ञात करने का मेथड क्या होगा, आपको थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इस बहुपद के लिए a का मान 1 है, x² का गुणांक, b का मान 5 है और c का मान 6 है। अपने इनको करने के बाद अब आगे लिखना है a और c का मल्टीप्लाई, a इंटू सी, 1 इंटू 6 बराबर आ गया 6। ये 6 प्लस का आया है, तो 6 के ऐसे हमने 2 पार्ट करने हैं कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ करने पर, क्योंकि प्लस का है ना तो जोड़ देखना है, अगर माइनस का होता तो घटाओ देखते, 5 आ जाए। b के बराबर लेके आना है जोड़ करने पर, गुणा करने पर 6 आए। तो देखो 2 का 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 2 3 6, और 2 का 3 से जोड़ करते हैं तो वो आता है 5। ये तो बन गया 6 और इधर बन गया 5। दोनों आंसर जो हमें चाहिए वो मिल गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 और 3 में इस 5 को तोड़ना है, इस वाले 5 को 2 और 3 में तोड़ देना है। तो ये बन जाएगा x² प्लस 5 को क्या लिखेंगे, 2 + 3 x + 6। तो इसके 2 पार्ट हो गए, x² प्लस ब्रैकेट खोल लेंगे तो 2x + 3x प्लस में 6। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें से दोनों में से x कॉमन है तो x + 2 बचेगा। इन दोनों में से 3 और 6 में से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर भी x + 2 बच जाएगा। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट फिर से कॉमन आ जाएगा, दोनों में आ रहा है, और जो बचा हुआ है वैल्यू वो x + 3 है, वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। शून्यकों के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों के लिए px को 0 के बराबर रखना है, px को 0 के बराबर, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। x + 2 और x + 3, इस पूरी वैल्यू की इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 0 होगा। और दो संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर अगर 0 आ रहा है तो ये निश्चित है कि या तो पहली वैल्यू 0 होगी या दूसरी होगी। तो यहाँ लिखेंगे
या तो x+2 बराबर 0 या x+3 बराबर 0। x+2 बराबर 0 है, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -2, और x+3 बराबर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -3। अतः शून्य का क्या आए इसके, अतः शून्य का आ जाएंगे हमारे पास x के दो मान, x बराबर -2, -3। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। इजीली क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पता हो तो। आगे है क्वेश्चन इसका थर्ड। एपी दे रखी है 2,7, 12, डैश डैश का 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह रिपीट क्वेश्चन ही है। एपी हमें क्या दी हुई है, एपी दे रखी है 2,7, 12, डैश डैश डैश। यहाँ हमारे पास प्रथम पद ए कितना है। अब क्वेश्चन को हमने सोल्व करके दिखाना है। पहले वाले तो क्या थे, फिलअप थे या एबेसेदे वाले क्वेश्चन थे तो डायरेक्ट लिख दिए थे। प्रथम पद a बराबर है 2, सारव अंतर d बराबर कितना है, सारव अंतर d कितना है, d है दूसरा पद 7 माइनस पहला पद 5, तो d का मान क्या आया 7 - 2, d का मान आ गया 5। n का मान कितना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है 13। n में पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद जिसे हम an बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमें निकालना है 13वां पद, तो a 13 बराबर आ जाएगा, यहाँ लिख दो चाहे 13वां पद। 13वां पद अर्थात a 13 बराबर a का मान 2 प्लस 13-1 और d का मान 5। a 13 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 13 में से 1 गए 12, 12 का 5 से गुणा किया 60। a 13 बराबर आ जाएगा 8 और 2 62। 13वां पद आ गया इसका 62। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आगे इसका फोर्थ पार्ट है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो tan a का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन a का मान तो हमें दिया हुआ है और हमें tan a का मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, साइन a की वैल्यू कितनी है 3/4। अब आप सभी को पता होगा लाल बटा कक्का से कि साइन जो होता है ना वो तो होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण की वैल्यू 3/4 है। यहाँ से हम यूं कह सकते हैं कि जो लंब है ना और कर्ण है उनका जो अनुपात है ना वो 3:4 है। तो लंब की जो वैल्यू होगी ना वो हम 3 के इंटू में कोई एक नंबर मान लेंगे 3 के, और कर्ण को क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे 4, 4 के इंटू में एक वैल्यू लिख लेंगे के। ठीक है, अब आप इसको आप करोगे आगे, देखो हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंतर्गत हमने क्या किया, यहाँ a लिखा हुआ है तो a कोण कोई ये कोण ले लेते हैं a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। a कोण के सापेक्ष ये है लंब और लंब की वैल्यू है 3 के, ये है आधार, ये है कर्ण, कर्ण हमें 4 के दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, tan a निकालना है। और tan निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan निकालने के लिए आपको लंब और आधार चाहिए। तो ये आधार तो ज्ञात नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, आधार यानी AB का स्क्वायर, और लंब यानी BC का स्क्वायर। AC हमें 4 के दिया हुआ है, कर्ण 4 का होल स्क्वायर। AB हमें ज्ञात करना है, AB की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। AB स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, और प्लस में BC का मान 3K है, 3K का होल स्क्वायर। 4K का होल स्क्वायर होता है 16K स्क्वायर, बराबर में AB स्क्वायर, प्लस में 3K का होल स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो 16K स्क्वायर के माइनस में हो जाएगा 9K स्क्वायर, और बराबर में AB स्क्वायर। यहाँ से 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर माइनस करेंगे तो 7K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अगर यहाँ से हम AB का मान निकालेंगे तो AB बराबर आएगा √7K स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं AB की वैल्यू √7
इसकी वर्गमूल तो होती नहीं है, के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा, यानी ये वाला जो मान है ना हमारा अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में 7k आ गया, अंडर रूट 7k। ठीक है, अब हमें निकालना है टेन थीटा, तो अगले पेज पे निकालने हैं टेन थीटा की वैल्यू, या फिर अपने यही निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा आधार, और आपको यहाँ पर लंब की वैल्यू 3k दे रखी है और आधार की वैल्यू है अंडर रूट 7k। के और के आपस में कैंसिल, 3/√7 इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को इसी तरह से इसको करना पड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी ही है कि जो जो चीज़ें ज्ञात करनी होती है वो ज़रूरी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5वां। एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे उससे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। देखो हमने जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। पहले तो ये देखो, ये 5 मीटर की सीढ़ी है, सीढ़ी कितनी है, 5 मीटर की है, और दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो आप इसमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ABC लिख लो, ABC। हमें AC दिया हुआ है, हमें BC ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, दीवार एकदम से 90 डिग्री के एंगल पे होती है जमीन से। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये कौन सी भुजा होती है, कर्ण, और जिस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। ओके, हमें आधार की जरूरत नहीं है, हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, चित्र से लाल बटा कक्का फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। लाल बटा कक्का क्या कहता है, हमें लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है, तो साइन वाला फार्मूला लग जाएगा, साइन थीटा वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। लंब की वैल्यू BC अज्ञात है और कर्ण है 5 मीटर। साइन कितना है, साइन 30 डिग्री। BC बटा 5 बराबर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5/2, अर्थात BC आ जाएगा 2.5 मीटर। दीवार की जो ऊंचाई है वो हमने निकाल ली 2.5 मीटर। ओके, आगे इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, जो कि नए खंड में हम चलते हैं, खंड ब, और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे पहले लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्नों का। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हमें 6 का, 72 का और 120 का, पहले तीनों का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, 72 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 120 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये गुणनखंड आप कर ही लोगे। अब हमें इनका HCF निकालना है, इनका 6 का, 72 का और 120 का। तो HCF में कॉमन देखना होता है, जो कॉमन आया हुआ है। 2 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है, तो 2 को एक ही बार लिखेंगे। 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, तो 3 को भी एक ही बार लिखा जाएगा। तो HCF तो आ गया 6। अब LCM में इन तीनों का LCM 6 का, 72 का और 120 का, 120 का और इनका तीनों का HCF निकालेंगे तो 2 एक बार है, 2 3 बार है, 2 3 बार है, तो 2 को मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं अपने। फिर 3 एक बार है, 3 2 बार है, 3 एक बार है, 3 2 बार है, 3 को 2 बार लिख दिया मैक्सिमम। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें एक बार है। अब इनका करना है मल्टीप्लाई। 2 का 5 से सबसे पहले कर दो, 2 5 10, 10 का डबल करा 20, 20 का डबल 40, 40 का 3 से करेंगे,
40 तिये 120, 120 का 0 एक बार साइड में रख दो, 12, 12 तिये 36, 36 के साथ में एक 0 लग जाएगी, 360 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के हमने शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए अपने इसको 0 के बराबर रखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, एक्स बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, और इसके आगे एक प्लस माइनस का निशान लगाना है। एक्स के दो उत्तर आगे, एक तो आ गया अंडर रूट 3 और एक आ जाएगा कोमा लगाकर माइनस का अंडर रूट 3। दो शून्यक हमने इसके इस तरह से ज्ञात कर लेने थे। इजी था ये क्वेश्चन, बिल्कुल ही 2 नंबर का था, लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन है नहीं ये। दिए गए रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 का हल करो। इसका सोल्यूशन करना है हमने। पहली समीकरण तो है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। दोनों ही समीकरण को हमें कोई विशेष विधि नहीं लिखी हुई यहाँ पर कि कौन सी विधि से करना है, हमारी अपनी मर्जी है, कोई भी विधि से कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कर लो, विलोपन विधि से कर लो, दोनों विधियों में से कोई एक विधि हम अपना अप्लाई करेंगे इसमें। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। समीकरण 1 से x का मान क्या आएगा 5 माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, आगे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये x का मान कहाँ रखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। एक में से तो हमने निकाला, समीकरण 2 में इसको पुट करना है, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखेंगे, 2 आगे x की जगह पर लिख दिया 5 माइनस वाई और माइनस का 3y बराबर में 4। अंदर गुणा करेंगे, 2 का 5 से 2, 5 10, फिर माइनस 2 का y से गुणा 2y और माइनस का 3y बराबर में 4। माइनस का 2y और माइनस का 3y, माइनस का 5y बराबर में आएगा 4 माइनस 10, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो गया। तो माइनस का 5y बराबर हुआ माइनस का कितना 6, y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6 बटा माइनस का 5। तो दोनों माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसल, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y बराबर 6 बटा 5। ये y का मान आया अभी। अच्छा, एक बार एक साथ आंसर लिख देंगे इसका। अभी y का मान निकालने के बाद अब हमें x का मान भी तो निकालना है ना। मैं यहाँ इतनी साइड में इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, इधर साइड में आप चाहो तो नीचे निकाल सकते हो। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर क्या है 5 माइनस वाई, x बराबर क्या आएगा 5 माइनस वाई की जगह 6 बटा 5। लघुत्तम लेके इसे सोल्व करेंगे, लघुत्तम आएगा 5, 5 5 25, 25 माइनस 6, x का मान आ जाएगा 19 बटा। x और y दोनों वैल्यू आ गई, तो लास्ट में यहाँ पर लिख दो अतः, लगाकर यहाँ लिख दीजिए x और y के मान आ जाएंगे। x बराबर तो आया है 19 बटा 5, कोमा लगा के y का मान लिख दो, y का मान है 6 बटा। दोनों आंसर हमने प्राप्त कर लिए हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें हमसे पूछा गया है दिए गए चित्र में DE समांतर है BC, तो EC का मान ज्ञात करो। ये BC और DE समांतर है, इस EC की वैल्यू निकालनी है। चैप्टर नंबर 6 से ये क्वेश्चन लिया गया है। दोनों समांतर रेखाएं हैं DE और BC, तो इनका जो अनुपात होगा AD बटा DB का अनुपात AE बटा EC के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, सोल्व करेंगे, हल। दी गई आकृति में क्या लिखा है AD सॉरी DE समांतर है BC, तो इसमें लग जाती है थेल्स प्रमेय बोल दो, चाहे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोल दो। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC।
AD का मान हमें 1.5 दिया हुआ है, DB का मान 3 दिया हुआ है, AE का मान 1 दिया हुआ है और EC हमें नहीं दिया हुआ। तिरछा गुणा करेंगे तो EC की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर आएगी, 1 गुणा 3 बटा में 1.5। ये EC के गुणा में जाना था, उसको साथ में बटा में भी ले गए। पॉइंट हटाएंगे तो इनटू में ऊपर लग जाएगा 10, तो ये बन जाएगा EC बराबर 1 3 और 10 का गुणा करेंगे 30, 30 बटा 15 और ये बन जाएगा EC बराबर 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 उत्तर आ जाएगा। EC बराबर आ जाएगा 2 सेमी। EC की वैल्यू ज्ञात करनी थी, 2 सेंटीमीटर आ गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो बिंदुओं A 1,2 तथा B 4,5 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र इसमें अप्लाई होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने यहाँ पर नोट करा है, उस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे दिए गए बिंदुओं पर। तो पहले हमने फार्मूला नोट करना है, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करनी है। x2 और x1 के मान ये होंगे, ये x2 है ये x1 है, तो 4 और 1 4 माइनस 1। फिर y2 माइनस y1, y2 है 5 और y1 है 2, y2 का मान 5 फिर माइनस का 2 आ जाएगा। AB की वैल्यू आएगी 4 माइनस 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 ये भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ऊपर इसके वर्गमूल का निशान लगना ही है। AB बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर आगे 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9, AB की वैल्यू आ जाएगी √18। ठीक है, अब 18 के आगे गुणनखंड करना चाहो तो गुणनखंड कर लो, या ये भी उत्तर लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 ये होते हैं 18 के गुणनखंड। तो ये बन जाएगा AB बराबर 3 बाहर आ जाएगा और √2 रह जाएगा, 3 √2 मात्रक। ये दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस प्राप्त हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया है तो आपको इसका पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन आगे सोल्व हो पाएगा। देखो हमारे पास एक ये डायग्राम हमने बना लिया, इसमें लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये पॉइंट हमने लिया है जो इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है और इसका जो उन्नयन कोण है वो यहाँ बनता है 60 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई यानी ये डिस्टेंस हमने ज्ञात करनी है, तो नाम दे दीजिए इसे ABC। हमें AB दिया हुआ है, BC ज्ञात करना है। तो याद रखो ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हमें नहीं दी हुई, ना ही हमने ज्ञात करनी है। जो कोण दिया होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हमने ज्ञात करना है। आधार, ये वाली भुजा कौन सी होगी, आधार, आधार हमें ज्ञात है। तो लाल बटा कक्का की हेल्प लेनी है, इसमें लाल बटा कक्का को देखिए, इसमें आप लंब और आधार, ये लंब है ये आधार है, तो ये L/A यानी ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा जो कि 10 का फार्मूला होता है, ये साइन ये कोस ये 10 वाला फार्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे, चित्र से लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। लंब कितना है BC, आधार कितना है AB, बराबर में tan कितना है 60 डिग्री। BC का मान हमें ज्ञात नहीं है, BC की जगह BC, और AB का मान 30 है, tan 60 का मान √3 होता है। इसके बटा में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC का गुणा 1 से BC और 30 का गुणा √3 से 30 √3। तो BC का मान ज्ञात हो गया, तो लास्ट में लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 30 √3 मीटर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में, इजीली समझ में आया होगा आपको। आगे है क्वेश्चन नंबर 10वां। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के एक त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या और कोण हमें दोनों दे दिए, तो हम इसमें लिखेंगे दिया गया है
त्रिज्या जिसे हम आर लिखते होते हैं, आर का मान 6 सेमी, और कोण जिसे हम थीटा लिखते होते हैं 60 डिग्री। दोनों वैल्यू हमें पता है। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे फार्मूला त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, और थीटा कितना है 60 डिग्री, और बटा में 360 डिग्री। 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 6 के पहाड़े से 6 कम 6, 6 6 के 36, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 के साथ ये 6 कैंसिल कर दिया, और हमारे पास क्या बच गया, केवल 22/7 गुणा 6 बच गया। 22 और 6 का गुणा करेंगे 132, 132/7। भाग देना चाहो तो भाग दे दो, नहीं तो सीधा ही लिख दो 132/7 वर्ग सेमी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या r 5 सेमी है और ऊंचाई h कितनी है, 14 सेमी है। हल करते हैं। लिखेंगे बेलन के लिए, बेलन की त्रिज्या r कितनी दे रखी है, r का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h की वैल्यू ये भी हमें दे रखी है, ऊंचाई h का मान है 14 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो लिखेंगे इसमें वैल्यू 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 5 गुणा एच का मान 14, और आगे प्लस में आर का मान 5। अब ये बन जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा 14, और 5 का गुणा करेंगे 19, जोड़ करेंगे सॉरी 19। अब इनका गुणा करेंगे, 22 5 110, 110 का गुणा 5 से करेंगे 550, 550 का गुणा करना है 19 के साथ। तो 19 का गुणा पहले 0 से करेंगे तो 0, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक, 19 5 95 का 5, हासिल बच गई 9, 19 5 95, 95 और 9 104, 10,450/7। ये इसका आंसर आ गया वर्ग सेमी। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा चेक भी कर लेना कि आंसर सही है क्या। आगे है इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। माध्यक हमें दे दिया 28.5, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, दोनों ही अज्ञात है ये। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप बुक से इसको कंपेयर करोगे तो बुक के अंदर एक यहाँ पर अलग से कॉलम बना हुआ था, वो कॉलम यहाँ पर नहीं बना हुआ। अगर वो कॉलम होता तो फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता, अभी ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो कॉलम नहीं दिया हुआ, तो उस कॉलम में क्या लिखा हुआ था, योग लिखा हुआ था। यहाँ पे आप अपनी बुक में ये क्वेश्चन मैच करना, यहाँ पर योग दिया हुआ था 60, इन सारे आंकड़ों का योग 60 है, जो कि हमें यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन अगर 60 के हिसाब से योग करके करना है तब तो मैं आपको करवा देता हूँ, बल्कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन के अंदर अधूरी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर आपको 2 अंक बोनस के देने चाहिए, मिलने चाहिए। अगर बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आता तो आपको यकीनन 2 नंबर मिलते, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर 60 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखो माध्यक हमें दिया हुआ है, तो माध्यक के लिए 3 खानों वाली एक सारणी बनती है, वो सारणी हम बनाते हैं एक एक चीज को समझते हुए। तो बच्चों देखिए ये वाले दोनों कॉलम हमने यहाँ पर टेबल में कंप्लीट कर लिए, लास्ट वाला जो कॉलम होता है ना ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी तो मान एज इट इज आ जाते हैं। इस वाले कॉलम में देखो, तीसरे वाले में संचयी बारंबारता, सबसे पहले पहली बारंबारता 5 है तो 5 लिखी जाएगी। आगे वाली बारंबारताएं जुड़ती जाती है, इस वाली संचयी बारंबारता में 5 में ये x जुड़ जाएंगे, जोड़ तो अब हम कर नहीं सकते तो 5 + x ही लिखना पड़ेगा। 5 + x में ये 20 और जुड़ जाएंगे, तो 20 और 5 25, 25 +
एक्स। 25 प्लस एक्स में 15 और जोड़ेंगे तो 25 और 15 40, 40 प्लस एक्स। इस वाले मान में ये y और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40 प्लस एक्स। y को भी ऐड नहीं कर सकते तो y अलग से लिखा जाएगा, और इसमें ये फिर 5 और जुड़ जाएगा तो 40 और 5 45 हो जाएंगे। x प्लस वाई आगे एज इट इज़ लिखा जाएगा। हमने इसका जोड़ कर दिया। अब यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक चीज़ इसमें नोट करो, क्योंकि यहाँ पर योग 60 है तो इन सारों का आंकड़ों का योग 60 है। हम ये लिख सकते हैं कि n बराबर कितना है, 60 है। ठीक है, ओके। लेकिन अब यहाँ एक बात आती है कि n बटा 2 तो हम 60 लिख देंगे। n बटा 2 कितना आएगा, 60 बटा 2, सॉरी 60 बटा 2 लिखेंगे तो n बटा 2 का मान आ जाएगा। माध्यक ज्ञात करने का तरीका हमारा यही होता है, 30 आ जाएगा। अब इसके बाद अगली लाइन हमें यहाँ लिखनी होती है कि 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 30 या 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो इसमें से आप देखो इनमें से 30 का कैसे पता चलेगा। अब हो सकता है इस x का मान 6 हो जाए तो 25 और 6 31, ये 30 से बड़ी हो जाएगी। अगर x का मान 4 रह जाए तो 25 और 4 29, तो ये 30 से छोटी हो जाएगी। यानी हमें x की वैल्यू ही नहीं पता, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 30 से बड़ा मान है या छोटा मान है। ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 25 प्लस एक्स, एक्स का मान अगर 4 या 4 से छोटा है तब तो वो 30 से छोटी वैल्यू देगा, और 6 या 6 से बड़ा मान होगा तो 30 से बड़ा मान देगा। ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हमारी हेल्प के लिए ये दे दिया गया है कि जो माध्यक है ना वो 28.5 है, और आप सभी को पता ही होगा माध्यक हमेशा माध्यक वर्ग में से निकलता है। माध्यक वर्ग में से ये मान निकला है 28.5। इन अंतरालों में से कौन से वाले में होगा, इस वाले मान में होगा। 28.5 30 और 20 के बीच में आता है, यानी हमारा जो आंकड़ा है ना वो इसी में से लिया गया है। तो यानी इसको अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो यहाँ मैं 30 या 30 से ठीक बड़ी लाइन लिखने की बजाय यहाँ पर लिखूंगा दिया गया माध्यक है, दिया गया माध्यक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम माध्यक, माध्यक वर्ग अंतराल और वो सारी चीजें लिखेंगे। तो इस वाले माध्यक वर्ग के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया माध्यक, दिया गया माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5। अतः माध्यक वर्ग अंतराल, अतः माध्यक वर्ग अंतराल कौन सा हुआ, 20 से 30। माध्यक वर्ग अंतराल 20 से 30 है। इसके अनुसार अब हम मान लिखेंगे। एक तो लिखेंगे CF कितना है, एक F कितना है, एक L कितना है और एक H कितना है। ये चारों मान देखेंगे। CF कौन सा होता है, ये जो माध्यक वर्ग अंतराल है ना इसके ऊपर वाली CF वाले कॉलम में, तो CF की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस x। F का मान होता है इसी वाले कॉलम में माध्यक वर्ग अंतराल में जो मान दिया हुआ है 20। L होता है माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो कि 20 दी हुई है, और H का मान क्या होता है, H इनका अंतराल होता है 10। इन मानों के आधार पर अब हम आगे अगले पेज पर माध्यक वाला फार्मूला लगाकर सोल्व करते हैं इसे। माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें माध्यक की वैल्यू पता है तो हम माध्यक की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सवाल को लेकर चलेंगे। माध्यक बराबर फार्मूला होता है माध्यक का L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में F गुणा में H। माध्यक हमें 28.5 ज्ञात है, L का मान 20 प्लस n बटा 2 30, 60 का आधा 30। CF कितनी आई थी, पिछले पेज पे देखो दोबारा। CF का मान है हमारे पास 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। यहाँ बाहर माइनस है तो 5 भी माइनस का हो जाएगा और x है वो भी माइनस का हो जाएगा, -5 माइनस एक्स। और f का मान 20 और गुणा में h का मान 10। इसे अब हम आगे अगले पॉइंट पे लेके चलते हैं। 28.5 की तरफ ये 20 चला जाएगा माइनस में, बराबर में 30 में से 5 माइनस करे 25, 25 माइनस एक्स, और 20 और 10 आपस में कट जाएंगे, 0 0 आपस में कैंसिल हो गए, तो बटा में केवल क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया।
28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो 8.5, और ये 2 चला गया इधर गुणा में, तो बराबर में आ जाएगा 25 माइनस एक्स। अब माइनस का एक्स इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का, और 8.5 का डबल करेंगे तो 17 चले जाएंगे 25 वाली साइड, माइनस में हो जाएंगे। एक्स का मान आ जाएगा 25 माइनस 17 8। ठीक है, ये हमारा एक्स आ गया। अभी हमारा वाई ज्ञात करना है हमने, तो उसके लिए आप देखो हमने जो ये जोड़ किया था, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी टोटल जो कैलकुलेशन है वो 60 आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। 45 प्लस एक्स की जगह पर आ जाएगा 8 और प्लस में वाई बराबर 60। यहाँ से y का मान आ जाएगा 60, और 45 में से 8 माइनस कर दिए, और सॉरी 45 में 8 जोड़ दिए 53 चले जाएंगे दूसरी तरफ माइनस में, तो y का मान आ जाएगा 60 माइनस 53 7। इस तरह से हमने x और y ज्ञात कर लिया। तो यहाँ लिख दो x बराबर तो आया है 8 और y बराबर आया है 7। ठीक है, ये आंसर आ गए। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, 2 अंकों का क्वेश्चन है। पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, एक बार फेंका है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। कौन कौन से 6 परिणाम होंगे वो भी हम लिख सकते हैं। कुल 6 परिणामों को लिखेंगे, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5, ये पासे पे लिखी होती है। अब हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन है। पहला है इसमें एक अभाज्य संख्या, तो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? इन 6 संख्याओं में से एक तो है 2, एक है 3 और एक है 5। ये 3 ही संख्याएं हैं, तो इसके अनुकूल परिणाम हुए 3। तो अभिष्ट प्रायिकता कितनी हुई? अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। अभिष्ट प्रायिकता यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 बटा में कुल परिणाम 6, 1/2 आंसर आ गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है 2 और 6 के बीच की संख्या, तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच की संख्या के अनुकूल परिणाम। 2 और 6 के बीच में कौन कौन आ सकता है? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो कितने हुए अनुकूल परिणाम? 3। तो अभिष्ट प्रायिकता कितनी होगी? अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता फिर से फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर 3/6 यानी 1/2। ये भी आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा है एक विषम संख्या। तीसरा क्वेश्चन एक विषम संख्या के अनुकूल परिणाम। विषम संख्याएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। 1 से 6 में 1 है, 3 है और 5, ये तीनों विषम संख्याएं हैं, तो अनुकूल परिणाम 3। अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता फॉर्मूला है इसका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 बटा कुल परिणाम 6, ये भी आंसर हो गया 1/2। तो तीनों ही आंसर हमने फाइंड कर लिए हैं इसके। ठीक है, इजी सा था ये क्वेश्चन, आराम से आपको समझ में आया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि दीर्घ उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। 14वां क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। समांतर श्रेणी का ये प्रश्न है, तो लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों की समांतर श्रेणी। गुणज क्या बनाएंगे? समांतर श्रेणी बनाएंगे। समांतर श्रेणी है, कौन सी होगी समांतर श्रेणी? एपी सबसे पहला पद 8, 8 का पहाड़ा लिखना है 8,
16, 24, 32 डैश डैश डैश। कितने पद है? 15 पद है, तो लिख दो 15 पदों तक। ये 15 पदों तक की एपी है। यहाँ पर प्रथम पद ए कितना आया? यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है? 8। सारवंतर डी, प्रथम पद निकाल लिया, उसके बाद सारवंतर डी का मान निकाल लो। डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 16 माइनस 8, तो डी का मान आ गया 8। और एन बराबर कितना है? 15। हमें योगफल ज्ञात करना है, तो एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग यानी एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 पद है, तो एस 15, 15 बटे 2, ए का मान 8 है, प्लस में 15 माइनस 1 और इंटू में 8। एस 15 बराबर 15 बटे 2 और 8 प्लस 15 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 14। 14 का गुणा 8 से करेंगे, 14 8 112, 112 और 8 120। एस 15 बराबर आ जाएगा 15 बटे 2 गुणा में 120। 120 से ये 2 कटेगा 60 पर, तो आगे इसकी कैलकुलेशन होगी 60 और 60 का गुणा होगा 15 से, तो कितना आ जाएगा? 900। 900 इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हुआ कंप्लीट। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 भागों में बांटना है इसको, तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये। हम इसको एक एक करके करते हैं। चारों पार्ट इक्वल है और इक्वल पार्ट होते हैं तो उनके जो अनुपात हैं वो हम इजीली बता सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड ए बी खींचा और इसके ऊपर इसके 4 इक्वल पार्ट करने के लिए 3 बिंदु पी क्यू और आर ले लिए। उनके निर्देशांक हमने अपनी तरफ से एक्स कोमा वाई, एक्स डैश कोमा वाई डैश और आर डबल डैश, आर के निर्देशांक एक्स डबल डैश कोमा वाई डबल डैश लिख दिए। अब ये जो पी बिंदु है ना, ये इस रेखाखंड को बांट रहा है, क्यू बिंदु भी डिवाइड कर रहा है और आर बिंदु भी डिवाइड कर रहा है। तीनों मिलकर इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पी बिंदु के लिए अगर अनुपात देखा जाए तो पी बिंदु के इस तरफ जो पार्ट है वो 1 है और इस दूसरी तरफ देखा जाए तो 1 2 3 है। तो इसके लिए अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा। बिंदु क्यू का देखा जाए तो क्यू के लिए दो अनुपात तो इस तरफ आ गए, 2 अनुपात ही इधर आ गए, बराबर अनुपात हो रहे हैं। इसका मतलब बिंदु क्यू क्या है? मध्य बिंदु है। तो क्यू के लिए तो मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई होगा। इसके लिए जो अनुपात है वो हमने 1:3 अप्लाई करना है। आर बिंदु के लिए अनुपात क्या होगा? आर से इस तरफ 1 2 3 अनुपात है, आर के दूसरी तरफ 1 अनुपात है, तो इस आर के लिए 3:1 हो जाएगा। तो एक एक हम क्वेश्चन को करते हैं। विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो पहले हम इसके लिए लेते हैं बिंदु आर के पी के निर्देशांक ज्ञात करना। यहाँ पर हेडिंग देते हैं हम पहली, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए m1 अनुपात m2 कितना है? 1:3। और अब हम यहाँ विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए काम में आता है। तो विभाजन सूत्र आप पूरी लाइन भाषा बना के भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख दो। x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें अपने अलग अलग बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं। एक तरफ x की वैल्यू के लिए m1 1 है और m2 3 है, 1 + 3 और इंटू में आ जाएगा 1 इंटू x2 का मान 2 है और प्लस में m2 का मान 3 है और x1 का मान है -के। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आएगा 2 एकम 2
3 का -2 से गुणा करेंगे -6 और बटा में 4। x बराबर आ जाएगा 2 - 6 -4 और बटा में 4, यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1। क्या आया? -1। ठीक है, ये x का मान आया अभी। और दूसरी तरफ अब हम y भी ज्ञात करते हैं इसका। y बराबर m1 का मान 1 गुणा y2 का मान 8 प्लस 3 गुणा y1 कितना है? 2 और अपॉन में 1 + 3। तो ये बन जाएगा y बराबर 8 और 1 का गुणा 8 प्लस में 3 और 2 का गुणा 6, 14 और बटा में 1 और 3 का जोड़ 4 हो जाएगा। तो y बराबर आया 14/4 और 14/4 आगे कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 7/2। y का मान आ गया 7/2। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कितने आए? -1,7/2 है। अभी हमने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। इसी तरह बिंदु Q के और बिंदु R के निकालने हैं। बिंदु Q के लिए लिखते हैं अब हम सेकंड पॉइंट। बिंदु Q के लिए m1 अनुपात m2 बराबर कितना? 2:2, जिसे हम 1:1 लिखेंगे। अर्थात यहाँ से क्या पता चला? अर्थात Q AB का मध्य बिंदु है। Q AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र इसमें अप्लाई करना है, तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा? अब x डैश लिख देते हैं अपने यहाँ, क्योंकि x डैश वाले फार्मूला है ना। यहाँ लिखेंगे x1 + x2/2 y डैश बराबर होगा y1 + y2/2। यहाँ से x डैश बराबर आ जाएगा x1 का मान और x2 का मान। x1 का मान 2 ही था क्या? दोबारा देख लेते हैं। -2 और 2, और ये है 2 और 8। पहले है x1 माइनस का 2 और प्लस में 2 और बटा में 2। दूसरी तरफ y का मान में आएगा 2, y1 का मान y डैश है यहाँ पे, ठीक है, y डैश, और y2 का मान है 8/2। x डैश बराबर आ जाएगा 0, 0/2 0 हो जाएगा। और इधर y डैश कितना आया? y डैश बराबर 2 + 8 10, 10/2 5। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु Q। लिख दो बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक कितने आए? 0,5 है। अभी 2 बिंदु तो निकाल लिए, अब हम इसका थर्ड पॉइंट करेंगे बिंदु R। बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए m1 अनुपात m2, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है 3:1 होगा। तो विभाजन सूत्र इसमें भी अप्लाई होगा। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से अब इसमें x डबल डैश लगेगा। x डबल डैश बराबर m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, y डबल डैश बराबर m1 y2 + m2 y1 बटा में m1 + m। मान रख के इसको सोल्व करते हैं अपने। सबसे पहले x डबल डैश बराबर, बटा में तो है 3 + 1, 3 गुणा x2 का मान 2, पीछे से आप इसकी स्क्रीन से देख लेना, 3 × 2, फिर आ जाएगा
m2 का मान 1 और ये आएगा -2। इधर अगर y डबल डैश निकालना है तो y डबल डैश आ जाएगा m1 का मान 3, y2 का मान 8 और प्लस में दोबारा चेक कर लेते हैं y2 का मान, अब कंफ्यूज है थोड़ा। y2 का मान 8 है और y1 का मान 2 है। ठीक है, y2 का मान 8 सही लिखा है और m2 का मान 1 है और y1 का मान 2 है, बटा में इसके 3 + 1। सोल्व करते हैं अब इसे। x डबल डैश बराबर 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 माइनस के 2 और बटा में 4। सोल्व करेंगे इसे तो x डबल डैश कितना आया, 6 में से 2 घटाए 4, 4/4 यानी 1 आ जाएगा। और इधर से y डबल डैश निकालेंगे, y डबल डैश 3 8 24, 24 + 2 और बटा में 4, तो ये आ जाएगा y डबल डैश बराबर 24/4, 24 और 2 26, 26/4, 26 का हाफ करा 13, 13/2। तो इस तरह से हमने इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए। यहाँ लिख दो, बिंदु R के निर्देशांक कितने आए, R के निर्देशांक 1,13/2। ठीक है, अब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकाल लिए, तो लास्ट में हम तीनों बिंदुओं के निर्देशांक इकट्ठे लिख देते हैं। पहले P बिंदु के निर्देशांक है -1,7/2, दूसरे बिंदु Q के निर्देशांक है 0,5 और तीसरे बिंदु R के भी निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो लिखो यहाँ पर अभीष्ट तीनों बिंदुओं के निर्देशांक। सबसे पहला बिंदु कौन सा था हमारे पास, बिंदु P। निर्देशांक में हम पहले बिंदु P लिख देते हैं जिसके निर्देशांक -1,7/2 आया था। फिर बिंदु Q जिसके निर्देशांक 0,5 आए और R बिंदु के निर्देशांक अभी हमने निकाले हैं 1,13/2 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। 3 नंबर में ये क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ये है नहीं 3 नंबर वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। आइए इसे हल करते हैं। देखो, एक बिंदु A जो है वो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है और एक स्पर्श रेखा उस A बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई है जो 4 सेमी की है। त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो डायग्राम बनाते हैं इसका, फिर आगे सोल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु A लिया। A बिंदु से P बिंदु पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है AP, जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। OP वृत्त की त्रिज्या है जो हमने ज्ञात करनी है, यानी R का मान ये है OP के बराबर। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या होएगी, कर्ण होएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण। बाकी दोनों भुजाओं में से एक लंब है और एक आधार है। किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए। त्रिकोणमिति नहीं है हमारी, ये ज्यामिति में हम दोनों में से किसी एक को कोई भी भुजा मान सकते हैं, लंब और आधार में से। ठीक है, त्रिकोणमिति होती तो हम फिर डिसाइड करते कि कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है, कोण के हिसाब से लंब और आधार डिसाइड करते। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु पर अंतरित कोण बराबर 90 डिग्री। अतः समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी OA का स्क्वायर
आधार हम ओपी मान लेते हैं, ओपी का स्क्वायर प्लस एपी यानी लंब का स्क्वायर। ओए का मान हमें 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, ओपी हमें ज्ञात करनी है, ओपी को हम आर लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर, और प्लस में एपी है 4, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 बराबर आर स्क्वायर हमारे पास एज इट इज है, और प्लस में 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 माइनस हो जाएंगे, बराबर में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, 9 की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर के बराबर, तो आर बराबर आ जाएगा √9, यानी आर बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर लिख देंगे आगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, 3 अंकों का। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17वां। नीचे दिए हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करो। माध्यक भार ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाओगे। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। 2 कॉलम हमें पता है, तीसरा कॉलम माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या बनता है, संचयी बारंबारता वाला। तो इस सारणी को कंप्लीट करने के लिए पहले हम 2 कॉलम कंप्लीट करते हैं, और तीसरा कॉलम मैं आपके सामने एक एक करके वैल्यू को कंप्लीट करवाऊंगा। तो देखो बच्चों, हमने ये वाले मान और ये वाले मान इस क्वेश्चन में से उठा के लिखे हैं। अब संचयी बारंबारता में जोड़ करना होता है बारंबारताओं का। सबसे पहले बारंबारता संचयी बारंबारता के सामने ही आ जाएगी 2। 2 में इस 3 को ऐड करेंगे, 2 और 3 5, 5 में 8 और ऐड कर दिए, 8 और 5 13, 13 में 6 और ऐड कर दिए, 13 और 6 19, 19 में 6 ऐड कर दिए 25, 25 में 3 ऐड करे 28, 28 में 2 और ऐड कर दिए 30, यानी n का मान कितना आया 30। n का मान अगर 30 है तो n/2 कितना आ जाएगा, 30/2, अर्थात n/2 की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, n/2 का मान कितना आया, 15 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 15 से ठीक बड़ी, इसमें 15 तो है नहीं, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है। क्या है, 19 है। अतः माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल, जो बारंबारता हमारी 19 आई है ना, उसके सामने वाला ही वर्ग अंतराल हमने लेना है। 19 के सामने वाला कितना है, 55 से 60, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें कुछ मान लिखने हैं। एक तो CF का मान लिखना है, एक F का मान लिखना है, एक L का लिखना है, और एक H का लिखना है। ये चारों वैल्यू लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में जो माध्यक वर्ग अंतराल है उसको सिलेक्ट करते हुए लिखना है। देखो बच्चों, CF क्या होता है, CF वाले कॉलम में जो माध्यक वर्ग अंतराल है ना, उसके ऊपर वाली वैल्यू 13 है। F होता है F वाले कॉलम में ये वाली वैल्यू, L होता है इन दोनों का छोटा मान 55, H होता है इनका अंतर। सारे मान लिख दिए। अब इसके बाद माध्यक का फार्मूला लगा के सोल्व करना है। तो माध्यक बराबर, माध्यक का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुणा में H। L की जगह L का मान पुट करेंगे 55, प्लस n/2 कितना है 15, माइनस CF का मान है 13, बटा में F का मान है 6, गुणा में H का मान है 5। अगले पेज पे चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। 55 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 13 घटाएंगे 2, 2 इंटू में 5 और बटा में 6। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास माध्यक आएगा, माध्यक बराबर 55 प्लस 2/6 गुणा में 5। 2/6 आपस में कट जाएंगे, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 तिये 6। ये बन गया हमारे पास 55 प्लस 5/3। 5/3 का मतलब क्या हुआ, भाग देंगे 1.67। तो 55 और 1 56, 56.67 इसका आंसर आ जाएगा। माध्यक आ गया, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारे अंतिम 3 क्वेश्चन बच गए हैं जो खंड 6 में है, और प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंकों का है।
तो इन क्वेश्चनों को एक एक करके करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, और इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हम एक एक करके दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसका पहला पार्ट हम कर रहे हैं। हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 ये दे रखी है द्विघात समीकरण, और बराबर में इसके 0 है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब एक काम इसमें ये करना है आपने कि किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर आपको एक चीज़ नोट करनी होती है। अगर इस समीकरण को आप फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, फैक्टर करना कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो दो तरीके हैं हमारे पास द्विघात समीकरण को, इसको सोल्व करने के हम दो मेन फॉर्मूले इसमें लेते हैं काम में। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम गुणनखंडन विधि कहते हैं, और दूसरा है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके भी हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड अपने अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में स्पेशली ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा मेथड काम में लेना है, तो हमारे लिए जो सबसे ईजी है ना, वो तो है द्विघाती सूत्र, वो श्रीधराचार्य सूत्र जिसे हम कहते हैं, उसका उपयोग हमने इसमें करना है। उसका उपयोग करके हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखो, पहले हम इस समीकरण से ए बी सी के मान लिखेंगे। ए का मान तो है 3, बी का मान है माइनस का 2√6, और सी का मान है, तीनों मान लिखने के बाद में अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, द्विघाती सूत्र लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। मान रख देंगे अब इसमें और इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस का b का मान खुद माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 2√6 प्लस माइनस अंडर दी रूट b² यानी माइनस 2√6 को स्क्वायर के रूप में लिखना है, और आखिर में माइनस 4ac, 4 गुणा 3 गुणा 2, और इस पूरे के बटा में है 2a यानी 2 × 3। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे आगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√6 प्लस माइनस अंडर दी रूट 2√6 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये 24 में बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है, और 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 × 6 24, और माइनस 4 × 12, 12 दूना 24, ये भी 24 हो गया, और बटा में 3 दूनी 6 तो है ही। इसे सोल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 2√6 प्लस माइनस 0 इसका आंसर आगे इसी पेज पर ही मैं कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा x बराबर 2√6 और इसके प्लस माइनस में 0 और बटा में x के दो आंसर आ जाएंगे, 2√6 बटा में 6 कोमा 0 जोड़ करेंगे तो भी ये आएगा, और 0 घटाओ करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ये आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, √6 जो है ना, ये इस 6 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, कैसे कैंसिल होगा, 2 बटा √6 से। √6 का मतलब क्या हुआ, √6 का मतलब हुआ, सॉरी 6 का मतलब हुआ 2 बार √6, या डायरेक्ट इतना ही पड़ा रहने दो, इसके आगे इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या का परिमेयीकरण हुआ है। एक चीज़ इसमें और करनी बकाया है, वो कर लो। x बराबर 2 के टेबल से इसे काट लो, √6 बटा 3 कोमा √6 बटा, ये लिख दीजिए आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अथवा में ये क्वेश्चन है तो लिखेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। माना सेकंड पार्ट करते हैं। माना पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक बराबर x, तो क्रमागत है ना, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कौन सा होगा, दूसरा धन पूर्णांक हो जाएगा x + 1।
x प्लस 1। प्रश्नानुसार इनके जो वर्गों का योग है वो 365 है। तो प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में है 365। x का स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 1 माइनस का 365 इस तरफ आ जाएगा बराबर में 0। 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस का 2x एज इट इज और ये हो जाएगा माइनस का 364 बराबर में 0। यहाँ से 2 का भाग हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देने पर सभी पदों में 2 का भाग चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अगर यहाँ से हम ए बी सी के मान निकाल लें, ये द्विघात समीकरण है ना, तो इसको हम फिर से द्विघाती सूत्र से सोल्व करेंगे। तो ए बी सी के मान चाहिए, ए का मान 1 है, बी का मान भी 1 है और सी का मान माइनस 182 है। चलिए द्विघाती सूत्र अप्लाई करते हैं इस पे। द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर आ जाएगा माइनस बी यानी माइनस का 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणा a का मान है 1 और c का मान है माइनस में 182 ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, वो इस पूरे के बटा में क्या है, पूरे के बटा में है 2a यानी 2 गुणा a का मान 1। अगले पेज पे इसे सोल्व करते हैं। ये माइनस का 1 रहेगा प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 और इनका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 का गुणा 182 से करेंगे तो 728 होता है। 728 प्लस 1 729 हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं, इसे करते हैं आगे कंप्लीट। x बराबर क्या आएगा, x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 728 और बटा में x बराबर आएगा माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल में 729 और बटा में 2। x बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 729 का वर्गमूल होता है 27 और बटा में इसके 2। एक बार प्लस का सिंबल लो, एक बार माइनस का। माइनस का 1 प्लस के 27 बटा 2 और माइनस का 1 माइनस के 27 बटा 2। x के 2 आंसर आ जाएंगे, एक तो आएगा 26 बटा 2, दूसरा आएगा माइनस के 28 बटा 2, यानी x बराबर आ जाएगा 26 में 2 का भाग दिया 13 और ये आ जाएगा माइनस के 14। क्योंकि x धनात्मक है, धन पूर्णांक है ना, दोनों धनात्मक है, इसका मतलब x बराबर 13 ही सही हल है। x बराबर 13 ही सही हल है। का मतलब क्या हुआ, प्रथम धनात्मक पूर्णांक कौन सा हुआ, प्रथम धन पूर्णांक जिसे हमने x माना हुआ था वो तो आ गया 13, और द्वितीय धन पूर्णांक क्रमागत था इसका। द्वितीय धन पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये 2 आंसर आ गए हमारे, 13 और 14। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि 10a बराबर 4/3 हो तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और इसी के अथवा में दिया हुआ है यदि कोण b और कोण q ऐसे न्यून कोण है जहां की साइन b बराबर साइन q है तो सिद्ध कीजिए कि कोण b बराबर कोण q। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसका पहला पार्ट हम हल करते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है 10a बराबर 4/3। 10 का फार्मूला होता है लाल बटा कक्का से देखा जाए तो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार की वैल्यू हमें 4/3 दी हुई है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो लंब है और आधार का अनुपात 4/3 है, तो लंब तो मान लेंगे 4 के और आधार मान लेंगे 3 के। आधार मान लेंगे 3 के। अब हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारे पास इस तरह से हम बनाएंगे, जहाँ कोण ए ले लेते हैं, कोण बी और कोण सी।
ए कोण के सापेक्ष बात हो रही है, तो ए कोण के सामने वाली भुजा, ये भुजा लंब है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये है भुजा कर्ण, ये वाली भुजा होगी आधार। ठीक है, ये चीज आपको आती ही होगी। अब इसमें जो भुजाओं के माप वो देखो, लंब कितना है 4 के है, लंब कितना है 4 के, आधार कितना है 3 के। दो मान तो हमें पता है, कर्ण नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे इसमें। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसे आगे कंप्लीट करके तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात किया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, AC का स्क्वायर एज इट इज, आधार है 3 के, 3 के का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 के, 4 के का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आएगा 9 और 16 कितना होता है 25, 25 के स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर के हिसाब से हमें AC निकालना है, तो अंडर रूट में आएगा 25 के स्क्वायर, और आप सभी को पता ही है 25 के स्क्वायर का वर्गमूल आएगा 5 के। ठीक है, ये हमने अभी तक वैल्यू निकाल ली है AC की, इसकी वैल्यू निकाल ली 5 के आ गई। ओके, ये डायग्राम मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ, और बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 10 को छोड़कर बाकी जो रह गए वो सारे हम अगले पेज पर काउंट कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें देखो बच्चों, हमारे पास आधार, लंब और कर्ण तीनों ज्ञात हैं, तो अब हम इसमें एक एक करके सारे मान निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं। साइन का फार्मूला, लाल बटा कक्का की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। लाल बटा कक्का फार्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी हेल्प लेंगे। एल बटा के होता है, एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण, लिख दो लंब बटा कर्ण। साइन ए के सापेक्ष ही सारे मान है, तो ए का लंब कौन है BC, BC की वैल्यू है 4 के, और कर्ण कौन है 5 के, 4 के बटा 5 के यानी 4 बटा 5। साइन के बाद सेकंड वैल्यू है कोस, कोस है, कोस का फार्मूला लाल बटा कक्का से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण मिलेगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3 के, और बटा में कर्ण है 5 के, 3 के बटा 5 के यानी 3 बटा 5। थर्ड हमने टेन थीटा पहले से निकाला हुआ है, तो अब आगे कोट ए आएगा। टेन ए निकाला हुआ है, दिया हुआ है, कोट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है 3 के, लंब कितना है 4 के, 3 के बटा 4 के कटने के बाद 3 बटा 4 हो गया। चौथी वैल्यू है सेक ए, सेक का फार्मूला कोस का उल्टा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण है 5 के, आधार है 3 के से के कैंसिल, 5 बटा 3 आ जाएगा। और लास्ट जो पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकालना है कोसेक ए निकालना है, और कोसेक ए होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण है 5 के और लंब है 4 के से के कैंसिल आउट हो गया और 5 बटा 4 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये पांचों वैल्यू ज्ञात कर ली, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे ज्ञात हो गए। इसी के क्वेश्चन के साथ हमें एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ था, यदि B और Q ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन B और साइन Q बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है। दोनों न्यून कोण है, तो हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें B भी आता हो, Q भी आता हो, और उसके अलावा एक बिंदु कोई और ले लें। ठीक है, दोनों न्यून कोण हैं और दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। पहले सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं ना इसका, तो इसके हल लिख देते हैं दोबारा से। पर दिया क्या है हमें, दिया गया है साइन B बराबर है साइन Q, ये दिया हुआ है।
ठीक है, एक बी लिख दो यहाँ, ये बी कोण है, ये क्यू है। तीसरा कोण अपनी मर्जी है, आप यहाँ पर कोई भी एक कोण लिख दो, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया। ठीक है, 90 डिग्री का कोण हो। ये दोनों न्यून कोण हैं, तीसरे कोण की बात नहीं हुई है, लेकिन वो समकोण त्रिभुज के अंदर देखा जाए तो वो कोण 90 डिग्री का ही होगा। अब दोनों कोण न्यून कोण हैं, इनके ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमें ये तो दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये होता है। देखो साइन बी किसके बराबर होगा, साइन बी का लंब कौन होगा, बी का लंब होगा ए क्यू, बी का लंब कौन होगा ए क्यू, और कर्ण होगा बी क्यू। ठीक है, इसको समीकरण मान लीजिए 1। और साइन अगर क्यू को देखा जाए, साइन क्यू फार्मूला तो वही लगेगा, लंब बटा कर्ण ही लगेगा, लेकिन क्यू के लिए लंब कौन होगा, ए बी होगा, क्यू के लिए लंब होगा ए बी, और कर्ण होगा इसका बी क्यू। समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ए क्यू बटा बी क्यू बराबर ए बी बटा बी क्यू। दोनों के बटा में बी क्यू है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर है ए बी, ए क्यू और ए बी आपस में बराबर हो गई। फिर इसके बाद लिखते हैं, हम जानते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू और बी ए बी जो भुजा बराबर है, ये ए क्यू का कोण है बी और ए बी का कोण है क्यू सामने वाला, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये हमने प्रूव कर दिया, इति सिद्धम। ठीक है, ये था इसका सेकंड पार्ट। अथवा वाला आपने कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट रह गया क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त हुई। ये तालिका दे रखी है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसका हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। दोनों को एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा पेज इसके अंदर सा टेबल वगैरह कुछ नहीं बनानी, इसी टेबल को ही हमने खड़े रूप में बनाकर बहुलक ज्ञात करना होता है। तो ये कर लेते हैं क्वेश्चन इसका पहला। तो बच्चों ये जो बहुलक वाला क्वेश्चन था, इसकी टेबल यही बननी है। इसमें आप देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है ना, उसको F1 लिखते होते हैं, और सबसे बड़ी बारंबारता से ऊपर वाली बारंबारता होती है वो F0, और उससे नीचे सबसे जो तीनों में सबसे जो लास्ट में होगी, ये वाली F1 के नीचे वाली, इसको बोलेंगे F2। ये 3 मान तो हम टेबल देखते ही बता देते हैं, लेकिन इनको लिखना भी होता है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, बराबर 8 है। अतः बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल सबसे बड़ी बारंबारता के संगत में जो वर्ग अंतराल है ना, वो होता है 8 के सामने 3 से 5 है। ये हमारा संगत जो वर्ग अंतराल है वो बहुलक वर्ग अंतराल हो गया। अब ये पांचों मान लिखने हैं इसमें, F1, F0, F2, L और H। F0, F1 और F2 ये तो यहाँ से है, उतार ही लोगे आप, 7, 8 और 2 लगातार ही है। L होता है ये छोटे वाला मान वर्ग अंतराल का 3, और H होता है इनका अंतर। अब यहाँ पर बहुलक का फार्मूला लिखते हैं और इस सवाल को करते हैं। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। मान रख दो, L का मान 3 प्लस ब्रैकेट के ऊपर F1 माइनस F0 8 माइनस 7, फिर 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2 मान रख दिए, और आखिर में 2 का गुणा H की जगह पर।
फिर ये हो जाएगा 3 प्लस, कैलकुलेशन करेंगे ऊपर 8 में से 1 बच जाएगा 7 घटाने पर, 8 दूनी 16, 16 में से 7 और 2 9 घटा दिए, बचेगा 7, गुणा में इसके 2 है। तो अब बाकी की जो वैल्यू है वो अपने यहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, बहुलक, बहुलक बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2/7, 3 प्लस 2 में 7 का भाग देंगे तो 0 दशमलव कितना आएगा, 28 आ जाएगा, 0.28। ये बन जाएगा 3.28। ठीक है, ये बहुलक आ गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन थे तो उसमें से पहला हमने बहुलक वाला तो कंप्लीट कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है जो जिसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो ये वाली टेबल बनाते हैं और इसके अंदर कुछ टेबल और बनेंगी, वो बनाने के बाद में अब इसको आगे करेंगे। पहले ये 2 टेबल अपने कंप्लीट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ये 2 कॉलम तो कंप्लीट कर लिए हैं, साक्षरता दर और नगरों की संख्या। तीसरा मान होता है हमारा इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए मध्य मान चाहिए होता है। मध्य मान जिसे हम x बोलते होते हैं, वर्ग चिन्ह भी कह देते हैं इसे। मध्य मान होता है इस वर्ग अंतराल का। 45 और 55 के बीच का मान होगा 50, 55 और 65 के बीच में 60, और इसी तरह से आगे 70, 80 और 90, ये वाले मान आएंगे। अब अगर आपको देखो इसमें लगता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज अगर आपको नहीं लगता है कि मल्टीप्लाई करना इनका मुश्किल है तो आप इसमें फिर क्या निकालोगे, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का उपयोग करोगे। अब मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ऐसे दिखने में लग रहा है कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसका कल्पित माध्य डी ज्ञात करेंगे। डी जिसका फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं तो ए क्या होता है, इसमें कल्पित माध्य हम अपनी तरफ से लेते होते हैं इनके बीच की वैल्यू को, ये होती है कल्पित माध्य। इसको हम यहाँ पर इसके सामने वाली वैल्यू को 0 लिखेंगे, और क्योंकि 10-10 का वर्ग अंतराल है सभी में, 10-10 का अंतराल है ना, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 20 नीचे की तरफ, 10 20 ऊपर की तरफ, 10 20, 0 से ऊपर 0 से नीचे, लेकिन ऊपर वाले मानों को माइनस ये लगा के लिखना है। अब फिर हमें इन वैल्यू को देखा हमने कि ये तो मान बढ़े जा रहे हैं, कैलकुलेशन टफ हो सकती है, हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है और छोटे रूप में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस मान को छोटा बनाने के लिए इसके अंदर और कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो इसका एक कॉलम अपने और बढ़ाते हैं जिसमें कि हम निकालेंगे u, में u की वैल्यू निकालते हैं। u बराबर क्या होता है, d बटा h होता है, d बटा h, h यानी कि अंतराल, 10-10 का अंतराल है तो 10 से डिवाइड करना है। 0 से ही देखो, 0 में 10 का डिवाइड करा 0, 10 में 10 का डिवाइड करा 1, 20 में 10 का डिवाइड करा 2, इधर इसमें -10 में करेंगे तो माइनस का 1 और इधर आएगा माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद अब हमें f का गुणा u से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे एक कॉलम और ऐड कर देते हैं और हम उस कॉलम में क्या करेंगे, f और u का मल्टीप्लाई, f गुणा u करेंगे। ये रहा f, ये रहा u, 3 का -2 से गुणा माइनस का 6, 10 का गुणा -1 से माइनस के 10, 11 का गुणा 0 से 0, 8 का गुणा 1 से 8 और 3 का गुणा 2 से। अब प्लस और माइनस वाली वैल्यू देखो, ये दोनों माइनस के मान है, माइनस के तो हैं 16 और प्लस के हैं 14, तो माइनस वाले ज़्यादा हुए, यानी इनका जब हम सिग्मा एफ गुणा यू करेंगे ना, एफ गुणा यू, तो वो हमारा माइनस में आएगा, माइनस का 2। ये है सिग्मा एफ, पूरे कॉलम का जोड़, 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 8 32 और 3 35। वैसे क्वेश्चन के शुरू में भी लिखा हुआ है कि 35 महानगर है, तो 35 नगरों की वैल्यू दे रखी है, तो टोटल ये हमारे पास 2 ही जोड़ करने होते हैं, इनको हमने कर लिया। अब हमारा माध्य वाला फार्मूला इसमें लगेगा, माध्य बराबर होता है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है ना, तो एल की जगह ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा में एच। इसमें मान रखेंगे, ए का मान 70,
प्लस सिग्मा एफ यू का मान हमने निकाला -2 और बटा में सिग्मा एफ है 35 गुणा एच का मान है 10। 35 और 10 आपस में कटेंगे, 5 के टेबल से 2 5 10 7 5 35, ये बन जाएगा 70 प्लस माइनस माइनस 4/7। 4/7 है तो इसकी वैल्यू आगे निकालेंगे हम, साइड निकाल लेते हैं। बराबर में आएगा 70 और 4 में 10 का भाग देंगे तो 0.5 और लगभग आ जाएगा 7 5 7। 70 में से 0.57 निकालेंगे तो ये आएगा 69.43%। ये माध्य साक्षरता दर आ गई, माध्य साक्षरता की दर बराबर आ गया 69.43% आंसर। ओके बच्चों, तो ये था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बड़े ही आराम से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।